हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ बच्चों, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ेंगे, हम करेंगे हमारा पाठ 9 जो है गति एवं समय, इस चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। देखो भैया, इस चैप्टर का हम जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था उसको काफी डिटेल में हर एक टॉपिक के साथ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे उन्हें भी कंप्लीट कर लिया है। साथ ही इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू थे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम उन्हें भी कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमने इस पार्ट से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इन सभी के बाद एक बार फिर से क्या करते हैं, फटाफट से चैप्टर को जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई लाइन, कोई टॉपिक, छोटा मोटा चीज भी छूट गया है तो वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और हमें याद रहे। ठीक है, तो चलते हैं भाई आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से क्या करना है, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है और हाँ, अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर भी करना है। ठीक है, चलो भाई। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक्स कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब हमने पढ़े हैं। तो देखो, पहला टॉपिक हमारा था मंद अथवा तीव्र, दूसरा था चाल, तीसरा था समय की माप जिसके अंदर हमने जाना समय तथा चाल के मात्रक भी, उसके बाद था चाल मापना और फिर हमने लास्ट में पढ़ा दूरी समय ग्राफ। ठीक है, अब हम इन एक एक टॉपिक को अच्छे से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। अब क्या होता है कि अगर हम वस्तु की गति की बात करें तो कुछ की कैसी होती है, सरल रेखा के अनुदिश होती है, या फिर वर्तुलाकार होती है, और या फिर आवर्ती गति होती है कि वो अपनी गति को किसी भी प्रकार से आगे पीछे कैसे भी क्या करती है, दोहराती है। ठीक है, कुछ वस्तुओं की गति जहां देखते हैं हम वहीं कहीं मंद होती है, मतलब धीमी होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनकी गति जो है वो कैसी होती है, बहुत तेज, बहुत तीव्र होती है। सारणी में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। हमको एक सारणी दी गई है, उसमें कुछ सामान्य उदाहरण है, उसमें हमको गति पहचाननी है। तो ये सारणी आपको भरी हुई मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्च पास करते सैनिक की तो वो सरल रेखा में गति करेंगे। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, ये भी सरल रेखा में गति करेगी। दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो हाथ आगे गए फिर पीछे गए, फिर आगे गए फिर पीछे गए, तो ये आवर्ती गति हो जाएगी। चलती साइकिल के पैडल की गति, तो ये वर्तुल गति हो जाएगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी क्या हो जाएगी, वर्तुल गति हो जाएगी। झूले की गति आवर्ती गति, और लोलक की गति कैसी हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलें आगे। ओके, कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करते हैं। वह वस्तु जो एक निश्चित दूरी तय करने में अधिक समय लेती है उसे धीमी गति कहते हैं, जबकि दूसरी वस्तु जो समान दूरी तय करने में कम समय लेती है उसे तेज गति कहते हैं। अब देखो, होता क्या है कि अगर हम दो अलग अलग तरह के वाहन की क्या करें, तुलना करें। ठीक है, अगर हम साइकिल की तुलना कार से करें या कार की तुलना एरोप्लेन से करें तो दोनों की गति में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जहां साइकिल की गति क्या है, वो कितना भी तेज चलाएगा, अपना सबसे हाई वाला चलाएगा, तो भी वो कार की गति को टच नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब कि कार अपने हाई पे चलाए और ये अपनी सबसे
जो ऊपर की लिमिट है दोनों उस पे चलाएं, तो क्या होगा, क्या इनकी स्पीड कभी मैच कर पाएगी? नहीं मैच कर पाएगी ना। तो कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मंद गति से काम करते हैं, मंद गति से चलते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत तीव्र गति होती है। ठीक है, अब अगर कोई दिया गया समय है, कोई निश्चित समय आपको दे दिया गया है, मान लो कि दे दिया 5 मिनट, और साइकिल और कार के बीच में कहा कि आप अपनी सबसे हाई स्पीड पे एक काम करो, 5 मिनट में जाइए, कितनी दूर जा सकते हैं? ठीक है, तो बताओ कौन ज्यादा दूर जा पाएगा? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो कार ही जाएगी। कह रहे होगे आप, है ना, कैसा तो उदाहरण दे रही हूं मैम, है सिंपल सी बात है, कार ही जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, कार की जो गति है वो क्या, तीव्र गति कहलाएगी, और वही साइकिल की गति क्या कहलाएगी, धीमी गति कहलाएगी। ठीक है, तो धीमी गति क्या होती है, तेज गति क्या होती है, समझ गए। अगर कोई निश्चित दूरी दे दें और तय करने में अगर अधिक, और चलो ये तो मैंने समय वाला दिया, मान लो हम दूरी दे दें कि कितना दे दूं, 1 किलोमीटर दे देती हूँ, ज्यादा दूर नहीं है ना। मैंने एक निश्चित दूरी दे दी कि 1 किलोमीटर क्या है, जाना है आपको, आप भी जाइए, दोनों रेस लगाइए, देखते हैं कितने समय में करके आते हो। अब मान लेते हैं इसको 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लग गया, 10 मिनट, और वहीं इस कार की बात करें तो इसने 3 मिनट में कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, वह वस्तु जो एक निश्चित दूरी है, तय करने में अधिक समय ले रही है, अधिक समय क्या ले रही है, साइकिल ले रही है, तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, धीमी गति कहलाएगी। वहीं दूसरी वस्तु जो है वो समान दूरी तय करने में क्या करिए, कम समय लेती है, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, तेज गति कहेंगे। ठीक है, ओके। चलो उदाहरण, अगर आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप साइकिल से स्कूल जाना चाहते हैं, तो आपको स्कूल पहुंचने में लगभग 25 मिनट लग सकते हैं, और अगर आप बस से स्कूल जाते हैं तो वही दूरी केवल 10 मिनट में तय की जा सकती है। ठीक है, आई बात समझते हैं, यहाँ पे बस की दूरी क्या है, गति क्या है, तीव्र गति है, और वहीं साइकिल की गति धीमी गति है। इसका मतलब है कि साइकिल बस से अधिक समय लेती है। ठीक, इस प्रकार ये निर्धारित करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है कि दोनों में से कौन सी वस्तु तेज गति से चल रही है, उनके द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी की तुलना करना, जिसे गति के रूप में जाना जाता है। अब अगर हमें किसी की क्या जानना है, गति जानना है, तो हमने एक ऐसा नियत वो बना लिया कि काम करते हैं ना, एक निश्चित दूरी को रखते हैं, और इस निश्चित दूरी को जितने समय अंतराल में क्या किया जा रहा है, तय किया जा रहा है, उसके हिसाब से हम इसकी गति को बताएंगे। तो मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 चीजों के बीच में संबंध दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी 3 चीजें, मैं निश्चित हटा देती हूँ, सिर्फ दूरी लिखती हूँ। तो दूरी, समय और गति, इन तीनों के बीच हमें क्या नजर आ रहा है, संबंध नजर आ रहा है कि अगर दूरी निश्चित कर दें और फिर समय को देखें कि कितनी समय में कौन कितनी उस दूरी को, कितनी नहीं, उस निश्चित दूरी को तय कर पाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसके माध्यम से हम गति को निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान रखना कि गति, समय, दूरी, 3 जो है ना, ये तीनों के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, संबंध दर्शा रहे हैं, इन्हीं का यूज करके हम आगे और बातें करेंगे। अब देखो हमारे पास आ जाती है क्रियाकलाप नंबर 1। इसमें क्या कहा है, चित्र को देखिए, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब अगले चित्र को देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है और इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है। मतलब कि उन्होंने हमसे ये पूछा है कि सबसे तेज कौन चल रहा है इस फोटो में और सबसे धीरे कौन चल रहा है। तो देखो दोनों फोटो को देखो और आप बता सकते हो क्या कि कौन तेज गति कर रहा है और कौन धीमी गति कर रहा है। जल्दी से बताओ। तो क्या हो जाएगा, ये कार तो बहुत तेज गति से चल रही है ना, पहले यहाँ पे थी, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गई। वहीं अगर हम धीमी गति से बात करें तो इसकी भी गति को हम मान सकते हैं, ये भी ज्यादा दूर नहीं गई है ना, तो इसकी भी गति हम मान सकते हैं, ये भी थोड़ी धीमी चल रही है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन धीमा चल रहा है और कौन तेज चल रहा है। ओके
चले आगे। मंद अथवा तीव्र गति का निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। अब क्या है, मंद तीव्र गति का अगर हमें निर्णय करना है कि किसकी गति तीव्र है किसकी गति मंद है, तो उसके लिए हम वस्तुओं के द्वारा क्या करेंगे, एक काल अंतराल में, जो चलिए सेम बात हो रही है, देखो कुछ भी हो, कान यहां से पकड़े यहां से पकड़े कान पकड़ा जाएगा, है ना। तो बात भी वही हो रही है, चाहे आप निश्चित दूरी देकर के समय में डिसीजन लो, चाहे एक निश्चित समय देकर के दूरी में डिसीजन लो, ठीक है। हमारे पास दो तरीके हैं निर्णय लेने के, किसके, अगर हम गति निकालना चाहते हैं कि गति मंद है कि तीव्र है, उसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास, कि हम या तो एक निश्चित समय दे दें, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम एक निश्चित दूरी दे दें। अब अगर हमने निश्चित दूरी दे दी है तो हम उन दोनों को किसी समय अंतराल में या काल अंतराल बोले उसमें क्या कराएंगे, गति कराएंगे। निश्चित समय दे देंगे तो हम उन्हें उस निश्चित समय के अंदर एक दूरी तय करने के लिए कहेंगे, ठीक है। और दोनों ही माध्यम से हम क्या निकालेंगे कि क्या चीज, मतलब अगर दो चीजों में हम ये कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हम ये निकालेंगे कौन मंद है और कौन तीव्र है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। अब जितने तीव्र चलने वाले वाहन हैं, इन सभी की अगर हम चाल की बात करें, ठीक है, तो चाल क्या होती है इनकी, इन सभी की चाल भी अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। अब अगर हम इस गति की बात करें तो गति से संबंधित आ गया क्या, चाल, और चाल को हम क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है। और ये जो स्पीड होती है, ये जो चाल होती है, ये किसकी अधिक होती है, जो जिस वाहन की चाल, सॉरी, जो तीव्र चलता है, जो तीव्र दौड़ेगा। अब जैसे वो धावक है, 100 मीटर की दौड़ कराई, जो भी धावक उनमें से क्या करेगा, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, हम क्या कहेंगे कि उसकी चाल भी क्या है, अधिकतम है, ठीक है। तो मतलब क्या कि उनको एक निश्चित दूरी दे दी गई थी या एक निश्चित समय दे दिया गया था, उस समय अंतराल में उनको क्या करना था। अब यहाँ पे जैसे 100 मीटर की बात हो रही है, तो 100 मीटर दूरी उनकी तय कर दी गई, ठीक है, निश्चित कर दी गई कि आपको 100 मीटर की दूरी ही तय करनी है। अब उस निश्चित समय में जिसने जितने कम समय में उसको तय कर लिया, उसकी चाल हमने क्या माना कि उसकी चाल सर्वाधिक होती है, उसकी चाल अधिक होती है, ठीक है। अब देखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब क्या है, इसमें हम दूरी और समय में क्या यहाँ पे रखेंगे कि समय क्या है, एकांक समय में, और जो उस समय में हम क्या करें, जितनी भी दूरी को तय कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, वो उस वस्तु की चाल कहलाएगी, ठीक है। तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि चाल का एक फॉर्मूला बनता है जिसमें हम क्या करते हैं कि चाल लिखते हैं, और यहाँ पे लिखा है तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूं कि ये हो जाएगा दूरी बटे समय। आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, ओके, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, एक नोट आता है, अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तु को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु को की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, ठीक है, एक है असमान गति, एक है एक समान गति। असमान गति क्या है कि कोई निश्चित दूरी है, ठीक है। अब क्या कोई भी चीज एक ही चाल से चलेगी, नहीं,
उसकी चाल अगर परिवर्तित हो रही है कि पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, या फिर घटती 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 एकदम से बढ़ गई, मतलब परिवर्तन तो आ रहे हैं ना। तो अगर उसकी गति में क्या आएंगे, परिवर्तन आएंगे, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, ऐसी गति को हम कहेंगे असमान गति। ठीक है। और वहीं अगर मान लो कि वो अपनी गति नहीं परिवर्तित करती, एक सरल रेखा में चल रही है और 1 घंटे में वो मान लो 1 घंटे में हम क्या बोलते हैं कि 10 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, कुछ इस प्रकार से अगर वो गति को क्या कर रही है, दूरी को तय कर रही है, मतलब एक निश्चित चाल से कि 1 घंटे में उसे 10 किलोमीटर ही करना है, फिर अगले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर किया, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर किया, तो मतलब वो नियत है ना, क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम आ रहा है कि हाँ भाई इतने में वो इतने ही करिए, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है यहाँ पर। तो ऐसी गति जो हो जाएगी वो क्या होती है, एक समान गति होती है। ठीक है। असमान गति क्या हुई, एक समान गति क्या हुई, समझ आया? ओके, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? आता कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर भाई लाइक शेयर भी करते रहना है ना, बैठे नहीं रहना है भूल के। देखिए आगे, देखो, कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि कार जो है वो क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय कर रही है, वो 50 किलोमीटर तय कर रही है। अब क्या वो कंटिन्यू 1 घंटे में 50 किलोमीटर के लिए क्या वो नियत था उसका कि वो मतलब जिस स्पीड से उसने शुरू किया था उसी स्पीड से वो 50 किलोमीटर पे भी पहुंची होगी? ऐसा हो सकता है क्या? तथापि कोई कार मुश्किल से ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। वास्तव में वो धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। अब जो यहाँ पे बात हो रही है कि कितना चली वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब मान लेते हैं हम ये 50 किलोमीटर का रास्ता है, ओके, और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब अगर हम इस 50 किलोमीटर को 60 भागों में बांट दें, ठीक है, जितनी भी दूरी आएगी, क्या वो 1-1 मिनट में उतनी दूरी तय कर रही थी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही टाइम में एक जगह पे फिक्स टाइम पे वो उतनी दूरी को तय कर रही हो? नहीं ना। तो हुआ क्या था, हुआ ये कि इस कार ने क्या किया होगा कि पहले तो वो धीमी गति से चल रही होगी, है ना, और फिर उसने एकदम से क्या किया होगा, अपनी गति को तेज कर दिया होगा, और इस तरह से वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर पाई होगी। और हो सकता हो उल्टा भी हुआ कि पहले उसने एकदम से तेज गति से चला और फिर धीरे धीरे आराम से आई और 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर तय कर लिया। तो इस प्रकार से कुछ उसने इस गति को क्या किया, इस दूरी को तय किया। तो अब अगर हम ये बोलें कि 50 किलोमीटर घंटा जो आया है ये क्या है, तो ये उस कार की औसत चाल है। कैसी चाल है, एक औसत चाल है। ठीक है। वह अवधि या क्षण जिसमें चीजें घटित होती हैं समय के रूप में जाना जाता है। अब हम थोड़ा समय के भी बारे में जान लें। हमने चाल, दूरी, दुनिया भर की बातें कर ली, समय भी तो है उस फॉर्मूले के अंदर, तो थोड़ा सा समय को भी जाने। तो देखो, अगर हम किसी अवधि की बात करें या किसी क्षण की बात करें जिसमें कोई चीज घटित हो रही है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप कितनी देर से कितनी देर तक पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक घटना घटित हो रही है, आपके पढ़ने की घटना घटित हो रही है। और जिस अवधि में ये हो रही है, अगर आप मेरे साथ मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको 40 मिनट तक, तो आप 40 मिनट तक इस पूरी अवधि में आप क्या है, मेरे साथ बैठ करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये जब आप किसी को बताओगे तो आप क्या बताओगे, समय बताओगे उसको, है ना, कि मैंने 40 मिनट तक मैंने क्या किया, पढ़ाई की। तो जो भी घटना घटित होती है किसी अवधि में, तो वो किसके रूप में जानी जाती है, समय के रूप में जानी जाती है। घड़ियों की मदद से हम आमतौर पर समय को मापते हैं। अब हम किसके उस पे मापते हैं, किस चीज से मापते हैं, देखते कैसे, समय देखना है हमें, समय बताना है हमें, तो हम क्या, हम घड़ी की मदद से ये करते हैं। ये सोचना बहुत मुश्किल है कि प्राचीन समय में लोग समय को कैसे मापते थे, क्योंकि उनके पास घड़ियां नहीं थी। अब अगर हम बात करें प्राचीन समय के लोगों की,
तो उनके पास तो घड़ियां होती नहीं थी, तो वो किस प्रकार से मापते थे समय को, बताओ कैसे मापेंगे। तो देखो, समय मापने के लिए प्राचीन लोग कुछ प्राकृतिक घटनाओं का इस्तेमाल करते थे जो निश्चित समय अंतराल के बाद नियमित रूप से दोहराई जाती थी। जैसे कि उन्होंने पाया कि सूरज हर दिन सुबह उगता है, इसलिए एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन के रूप में जाना जाता था। इसी तरह एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक के समय को एक महीना कहा जाता था। अब क्या होता है कि समय मापने के लिए जो प्राचीन लोग थे उनके पास घड़ी तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती थी उनसे समय मापते थे। ठीक है, अब प्राकृतिक घटना कैसे, कि भाई दिन है तो क्या हो गया, उजाला, तो उनको पता चल गया सुबह हो गई। ठीक है, दिन हो गया मतलब वैसे वैसे क्या, जब शाम होती अंधेरा हो जाता तो क्या समझ जाते कि अब क्या हो गई है, रात हो गई है। ठीक है, तो अब क्या है, सोने का समय हो गया है। तो ऐसे चीजें वो क्या, पहले प्रकाश, ये जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं इसे देख के समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम देखें कि क्या होता था, वो रोज देखते थे कि एक घटना क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कैसी, सूर्योदय की, रोज सूरज आता है फिर चला जाता है, फिर आ रहा है फिर चला जाता है, आता है तो सुबह हो जाती है, चला जाता है तो रात हो जाती है, आता है तो उजाला हो जाता है, चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। अब वो इस चीज को रोज देख रहे हैं कि ये घटना रोज हो रही है, ऐसा नहीं कि 2 दिन हुई फिर रुक गई, नहीं, रोज कंटिन्यू में हो रही है। तो उन्होंने बोला जो चीज बार बार रिपीट हो रही है क्यों ना हम इसे एक समय मापने का वो बना दें। और उन्होंने कहा कि एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का समय जो होगा, ये पूरा समय क्या कहलाएगा, एक दिन कहलाएगा। ठीक है, तो दिन तो बन गए। अब महीने कैसे बने, तो महीने के लिए उन्होंने देखा कि जो चांद होता है वो क्या देखेंगे, कि वो जो चांद होता है वो क्या होता है, हर 30 दिन के अंदर, हर 28, 29, 30 दिन के अंदर क्या होता है, या तो वो पूरा दिखेगा और या फिर वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, फेजेस ऑफ मून पढ़े होंगे ना, चांद के क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, है ना। तो वो पूर्णिमा के दिन कैसा होता है, पूरा होता है। ठीक है, अब इस पूर्णिमा से लेके ये पूर्णिमा क्या, उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद आज चांद पूरा है, उन्होंने दिन गिने और देखा कि यार 30 दिन बाद ये चांद फिर से पूरा हो गया, फिर 30 दिन बाद ये चांद फिर से पूरा हो गया। तो उन्होंने देखा ये घटना क्या है, बार 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 हो रही है। तो उन्होंने बोला इस चीज को अब हम क्या मापेंगे, महीना मापेंगे। ये एक महीना हमारा इस चांद को देखकर होगा कि चांद जैसे 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 अपनी क्या बदलेगा, अपने फेजेस बदलेगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा कि हम अपने महीने को काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से अपने समय को ज्ञात करते थे। ठीक, अब देखो कुछ और तरीके भी थे जिनके माध्यम से क्या होता था, उसके बाद आगे आए जब टाइम और बढ़ा तो कुछ नए तरीके ढूंढे गए। प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियां देखो, यह है जंतर मंतर नई दिल्ली में, और यहाँ पर क्या है, धूप घड़ी, जिसमें क्या होता था, धूप की छांव से समय को मापा जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेत घड़ी, ये रेत जब पूरी इसमें गिर जाती थी फिर इसको पलट के रख दिया जाता था, फिर ऐसे गिरती रहती थी, तो एक समय अंतराल का उससे पता चलता था, वो लोग उससे मापते थे। ठीक है, कि हमें इस काम को तब तक करना है जब तक ये पूरी रेत नीचे वाले में नहीं आ जाती। फिर यहाँ पे आपको जल घड़ी दिख रही है, जल में कटोरी रहती थी और इसके माध्यम से ये क्या करते थे, समय को ज्ञात करते थे। ठीक है, अब देखो, एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। अब क्या हुआ कि दिन निकाल लिए, महीने निकाल लिए, अब वर्ष भी तो निकालने थे। तो उन्होंने देखा कि सेम क्या है, मौसम जो है बार बार बदल रहे हैं, है ना। ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात, फिर ठंडी, फिर गर्मी, फिर बरसात। अब ये महीने इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि गर्मी के बाद ठंडी आ गई, फिर बरसात आ गई, फिर बरसात के बाद एकदम से गर्मी आ गई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। वो सेम चीजें रिपीट हो रही है। और फिर जब उन्होंने जाना कि सूर्य जो है क्या है, पृथ्वी जो सूर्य के पूरे एक चक्कर लगाती है, तो क्यों ना हम इसको क्या नाम दे दें, हम इसको एक वर्ष का नाम दे दें। ठीक है, क्योंकि ये चीज भी क्या होगी, रिपीट होगी। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो हमने निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिया हमने निकाले दिन, महीना और साल, मतलब कि वर्ष।
ये 3 तो हमने निकाल लिए। अब हमें इनसे भी छोटे समय को निकालने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो फिर क्या हुआ, संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियां घड़ियां हैं। तब फिर घड़ियों का निर्माण हुआ। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि घड़ियों की जो ये युक्ति है, ये कार्यविधि है, ये पूरी वो कैसी होती है, तो ये काफी ज्यादा जटिल होती है। लेकिन जितनी भी घड़ियां हैं दुनिया में, वो सभी घड़ियां क्या करती हैं, सभी आवर्ती गति करती हैं, मतलब वो बार बार अपनी गति को दोहराती हैं। ठीक है। अब एक नोट आता है, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। अब काल अंतराल क्या होता है, काल मतलब समय ही होता है। ठीक है, तो काल की गणना करना, काल का अंतराल मतलब कि समय के बीच, काल की किसी काल के बीच का जो अंतराल होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, समय कह रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी से कोई समय पूछते हैं तो वो भी क्या है, वो काल अंतराल का ही मापन होता है। ठीक है, ओके, चले भाई आगे। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ सामान्य घड़ियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो कि दीवार घड़ी है, यहाँ पे मेज घड़ी है, और ये यहाँ पे डिजिटल घड़ी है। अगर इन घड़ियों की बात करें तो इनमें क्या होती है, इन सभी में आवर्ती गति हमें नजर आती है। ठीक है, ओके। चलो, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। अब आवर्ती गति के उदाहरण की बात करें, आवर्ती गति क्या होती है, थोड़ा सा उसे फिर से हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो सरल लोलक, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो सरल लोलक क्या है, आवर्ती गति का ही एक क्या है, उदाहरण है। ठीक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। अब जो धातु का गोला होता है, ये इसको हम गोलक कहते हैं। ठीक है, जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो ये इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे गति कराएंगे तो ये क्या होगा, गति करना शुरू कर देगा। सरल लोलक की ये गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। अब ये जो गति है, ये इसे हम आवर्ती गति भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है। साथ ही हम इसको दोलनी गति भी कहते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास क्रियाकलाप आ जाती है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में क्या है, लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। तो लोलक बनाना है। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने आप गति में आ सकता है। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह के द्वारा अंकित कीजिए। अब अपन को क्या करना है, ऐसे ऐसे रख देना है। यहाँ पर इसकी माध्य स्थिति क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग किया जा सकता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका आवर्तकाल मापना है। आवर्तकाल कैसे मापेंगे, हमने ये माध्य स्थिति ले ली है। ठीक है, अब जब ये एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक दोलन हो जाएगा। फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस आएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा दोलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, ये दोलन करेगा। ये एक दोलन कितने समय में, हम कुछ निश्चित दोलन ले लेंगे, 15 या 20 दोलन, और क्या करेंगे, उसका समय नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखा, देखो अब देखो, लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए।
माध्य स्थिति के बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए, सारणी में अपने प्रेक्षण लिखिए। अब क्या है, आप इसे भी माध्य स्थिति रख सकते हो या जब ये अपनी चरम सीमा पे हो तब भी माध्य स्थिति ले सकते हो और फिर इसके दोलन को काउंट करना है कि कितने समय में 20 दोलन कर लेता है। जब 20 दोलन पूरे हो जाए तो आपको सारणी बनानी है। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रेक्षण दिया गया है आपको मतलब सारणी में, वो एक नमूना है, लेकिन हमारे क्या है, भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। तो आवर्तकाल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आवर्तकाल निकालने के लिए हम बीस दोलन को पूरा करने में, मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं समय, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोलनों की संख्या। ठीक, अरे संख्या समझ आ रहा है? ये देखो, यहाँ पे आवर्तकाल है, यहाँ पे समय है, यहाँ दोलनों की संख्या है। अब क्या है कि आप किसी भी लोलक का आवर्तकाल कैसे निकाल सकते हो कि ऊपर समय हो और नीचे क्या हो, दोलनों की संख्या हो। ठीक है, तो इस तरह से जितना समय लिया गया है, जितने दोलन आपने कराए हैं, इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको इसका भी आवर्तकाल निकालना है। अब मान लेते हैं 3 अलग अलग बच्चों ने अलग अलग डोरी ली, तो उनके अलग अलग क्या आएंगे, वो आएंगे। अब जैसे मान लो एक का ये वाला जो है आपको दिया हुआ है कि 42 है, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2.1। किसी और बच्चे ने उसे चालू किया तो उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा 2। ठीक है, 40 दोलन हुए, मान लो 40 सेकंड में उसने 20 दोलन कराए तो 2 उसका आवर्तकाल है, और किसी ने 44 सेकंड में कराए तो उसके कितने, 2.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है। अगर आप इसी तरीके से, ये बच्चा अपने तरीके से 100 सेंटीमीटर वाली डोरी के साथ करेगा तो इसका समान आएगा, इसका समान आएगा, इसका समान आएगा, इनके अलग अलग क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, अब देखो इस खोज को किसने किया। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किस खोज के विषय में, लोलक और लोलक के आवर्तकाल के बीच में। ठीक है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जो कि 1564 से 1642 ईस्वी तक रहे, इनका नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर के द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंदन की संख्या हर बार समान होती है। मतलब मान लो अगर वो लैंप एक से यहाँ जा रहा है तो उनकी 3 बार नब्ज की जो संख्या थी वो थी, तो वो हर बार उतनी ही संख्या में कर रहा था, जिससे उन्होंने ये निकाला कि जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल कैसा होता है, नियत होता है। ठीक है, आगे चलें। फिर क्या पाया गैलीलियो ने? गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने ये पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। मतलब कि हर बार वो 2 सेकंड का समय ही ले रहा है। जैसे हमने अभी निकाला था ना, कितने पे, 42 पे निकाला था ना, 42 सेकंड का। तो मतलब कि 42 सेकंड में जो उसका आवर्तकाल है वो 2.1 था। तो मतलब वो हर आवर्तकाल 2.1 में ही पूरा कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 2.1, फिर 2.1, फिर 2.1, तो वो लगभग समान नियत ही रहता है वो। ठीक है, इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। तो फिर क्या हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने, ये जो खोज की उन्होंने, इससे जो लोलक युक्त घड़ियां थी उनकी खोज हुई, उनका विकास हुआ, उसको एक नई दिशा मिली, और फिर उसके बाद कमानी युक्त घड़ियां, कलाई घड़ियां इसी उस पे युक्ति पे, सिद्धांत पे काम करती थी। ठीक है, मतलब वो उसके परिष्कृत रूप थे। आगे चले। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सैलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं।
इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों के द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। आजकल अब कैसी घड़ियां आती हैं? आजकल क्वार्ट्ज घड़ियां आती हैं जिसमें विद्युत सेल डाली जाती है, 1 या फिर 2 का प्रयोग किया जाता है और इनके द्वारा जो समय हमें बताया जाता है वो समय बाकी घड़ियों, जो पुराने समय की प्राचीन घड़ियां थी, उन सभी के तुलना में काफी ज्यादा शुद्ध समय बताया जाता है। ठीक है, मतलब यथार्थ होता है। ओके, अब देखो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि समय तथा चाल के मात्रक क्या है। समय को किससे मापेंगे और चाल को किससे मापेंगे? तो समय की अगर मूल मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है? सेकंड होता है और इसका प्रतीक क्या होता है? इसे छोटे से s के द्वारा दर्शाया जाता है। समय के बड़े मात्रक की बात करें तो मिनट होता है तथा घंटा होता है। ठीक है, तो ये बड़े मात्रक में आ जाते हैं, लेकिन इसका जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड ही होता है। चूंकि चाल जो होता है वो दूरी बटे समय है, तो चाल का जो मूल मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूरी को हम मीटर से मापते हैं और समय को हम सेकंड से, तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे कि मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। अब इसी की क्या है? अगर हम बड़े मात्रक देखें तो सेकंड को हम मिनट में भी लिख सकते हैं और घंटे में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मीटर को हम किसमें? किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। अब जितने भी मात्रक हैं इनके जो प्रतीक हैं, जैसे अभी सेकंड था, सेंटीमीटर, सीएम था, तो इनको हमेशा किस में लिखा जाता है? एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इनको हमेशा कैसे लिखते हैं? एक वचन में ही लिखा जाता है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। अब हमको जैसी आवश्यकता होती है हम उसके अनुसार क्या करते हैं? मात्रकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। अब हम क्या करेंगे? अपनी उम्र को किसी को बताएंगे तो हम वर्षों में बताएंगे, ना कि घंटे और दिन में गिन करके बताएंगे, क्योंकि वर्षों में बताना हमारे लिए क्या हो जाएगा? ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए तो घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने के में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। अब अगर हम स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, तो उसको अगर हमें बताना है तो मम्मी पूछेंगे बेटा कितनी देर में आए, तो हम 10 मिनट 15 मिनट ना बोलकर उस समय को वर्षों में बताएं, तो ये तो क्या हो जाएगा? बेवकूफी हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम समय को बताने के अपने हिसाब से सही वो मात्रक जो है या जो सही माप है उसको चुनते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। इस प्रकार की युक्तियां कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जो घड़ियों का प्रयोग होता था वो कुछ ऐसी घड़ियां थी जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब एक प्रश्न आता है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो भाई इसको हमने क्या किया था? सॉल्व किया था। कहाँ पर? अपनी जब हमने मेन क्लास की थी तो वहां पर भी किया था। यहाँ पर बस मैं ये बताऊंगी कि एक दिन में अगर हमें सेकंड निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखो भाई, एक घंटे में क्योंकि होते हैं 3600 सेकंड, और या तुम इसे 60 × 60 भी लिख सकते हो, तो 24 घंटा, मतलब कि एक दिन, ऐसे नहीं ऐसे लिख देती हूँ, एक दिन बराबर 24 घंटे बराबर 24 गुणा 3600। अब आप इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, उतने सेकंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? तो एक वर्ष में कितने घंटे? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं?
365 दिन होते हैं और 365 दिन में 24 घंटे। ठीक है, अब इसको आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हो। भाई यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप ये खुद कर लो। ठीक है, इतना सा काम तो कर सकते हो, कैलकुलेटर ही लेके बैठे होगे है ना आधे, तो खुद ही कर लो, निकाल लो कितना आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, हमने दूरी और समय मापना सीखा है। हम किसी वस्तु की गति की गणना कर सकते हैं। अब हमें एक गतिविधि करके गति मापना सीखना चाहिए। अब हमने क्या सीख लिया, हमने दूरी मापना सीख लिया, समय मापना सीख लिया। अब क्यों ना हम एक काम करें कि हम थोड़ा गति मापना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक क्रियाकलाप आती है 9.3। इसमें क्या बोला है, चौक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को माप लीजिए। क्या करना है, यहाँ से पे एक लाइन खींच देनी है, दोस्त से बोलना है कि गेंद को आगे बढ़ाए, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी माप लेनी है, गेंद कितनी देर में रुकती है, समय को नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो क्या होगा, इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को क्या करना है, सारणी में लिखना है और प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल को हमको निकालना है। तो हम सारणी देखते हैं और सारणी से क्लियर करते हैं कि क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ समूह ए समूह बी, इस तरह से हमने कुछ समूह बना लिए। गेंद के द्वारा चली गई दूरी मीटर में है, किसी ने 5 मीटर चलाई, किसी ने 4 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, लिया गया समय भी यहाँ पे दिया है कि किसी ने 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में, 7 सेकंड में, 4 सेकंड में। तो उनके द्वारा जो चाल है बॉल की वो कैसे आएगी, तो भाई हम क्या करेंगे, हमने सीखा है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, दूरी भी है 5, समय लगा 5 सेकंड, तो ये तो आ गई 1। सेम ऐसे 4 से 4 डिवाइड किया तो समय आ गया क्या, सॉरी चाल आ गई क्या 1। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों को भाग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.4। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 1.28। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, इसको जब विभाजित करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5। तो ये जो है ये क्या है, इन समूहों के द्वारा उस गेंद को फेंकने में उसकी जो चाल ज्ञात हुई हमें कि इस दूरी पर इतने समय में उसने क्या किया है, इतनी चाल से वो चली है। ठीक है, इस सारणी की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपकी बुक में दी हुई है लेकिन फिल नहीं है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे। चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित मतलब कि छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ जो है वो केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक सबसे तीव्र गति की जो चाल है वो बता रहे हैं और एक जो बहुत धीमी चाल होती है वो, जैसे कि रॉकेट की बता रहे हैं, तो ये 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वहीं अगर हम एक कछुए की बात करें, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत धीरे चलता है, तो वो 1 सेकंड में सिर्फ 8 सेंटीमीटर ही चल पाता है। ठीक है, सारणी में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। अब क्या है, हमारे पास कुछ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और हमको उन्हें बदल के किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है। ठीक है, चलो भाई सारणी देख लेते हैं। तो ये है सारणी, यहाँ पर बाज, चीता, ब्लूफिश, खरगोश, गिलहरी, इन जानवरों की क्या दी हुई है, चाल दी है, लेकिन ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है। 320, 112, 40 से 46 के बीच में है, 56, 19। ठीक है, अब जब हम इसे क्या करेंगे, किलोमीटर और घंटे को क्या है हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जब हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये बताओ किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नंबर को हम गुणा करेंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और वहीं जब घंटे को हम बदलेंगे किसमें, सेकंड में, तो कितने होते हैं, वैसे तो डायरेक्ट 3600 होते हैं, पर आप इस तरह से देख लो कि क्या हो जाएगा 60 × 60, ठीक है, मतलब 60 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पर इससे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक। बस यहाँ पर आप हर बार नंबर लिखोगे, जैसे 320 है तो यहाँ पे 320 आ गया, गुणे में 1000 आ गया, नीचे 60 × 60। अब आप हर नंबर के साथ ऐसे ऐसे करोगे तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है, आप भी निकाल सकते हो। अब ये जो चार्ट बना है ना, इनके एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले इसका लो, इसके बाद आगे का लेते हैं। ले लिया, चले आगे। देखो अब आगे कुछ और जानवर बचे, घरेलू चूहा, मानव, भीमकाय कछुआ और घोंघा, और इनकी भी यहाँ पे चाल दी हुई है, और ये मीटर सेकंड में परिवर्तित की हुई चाल दी गई है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले आगे, चलो। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था, ठीक है। क्यों, अभी हम पहले पढ़ रहे थे, बीच में थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आ जाता है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तो समय को हम कैसे मापते थे। तो क्या है इसका उत्तर, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी जैसी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि धूप घड़ी कैसे होती है, जल घड़ी कैसे होती है और रेत घड़ी कैसे होती है। अब देखो एक नोट है, सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। अब अगर हम नॉर्मली सबसे छोटे समय की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, हम सबसे छोटा समय मानते हैं कि यार 1 सेकंड, मतलब सेकंड जो होता है वो सबसे छोटा समय होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड के भी बहुत छोटे भाग होते हैं जिनको क्या माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड कहते हैं। अगर हम सबसे छोटे सेकंड की बात करें तो उसे कहते हैं नैनो सेकंड, मतलब सबसे छोटे समय के माप की बात करें तो उसे हम नैनो सेकंड कहते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। वहीं अगर 10 लाखवें भाग की बात करें तो वो क्या होता है, वो माइक्रो सेकंड होता है, ठीक है। और वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। 1 माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है और 1 नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग हमारे डेली लाइफ में नहीं होता क्योंकि हमको इतने छोटे सेकंड की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, जहां उन्हें छोटे से छोटे सेकंड में किसी चेंजेस के बारे में पता करना होता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। अब देखो, अगर हमें किसी की चाल ज्ञात करनी है तो हमें समय पता होना चाहिए, हमें दूरी पता होनी चाहिए। अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो चाल पता होनी चाहिए, समय पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखो, चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो चली गई दूरी का फॉर्मूला बन जाता है चाल गुणे समय। पहले हमने चाल का फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम दूरी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। दोनों ही सूत्रों को बहुत अच्छे से याद रखना है, साथ ही समय के सूत्र को भी याद रखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कहीं पे भी आ सकते हैं बेटा। दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, यह भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समय के फॉर्मूले से। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय और चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अब आ जाता है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। अब ये क्या है, तो ये क्या होता है कि दूरी मापने के लिए उपकरण होते हैं और साथ ही चाल मापने के उपकरण होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पीडोमीटर वाहन के डैशबोर्ड पर लगा एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय उसकी गति बताता है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, वाहन पे लगा हुआ, आपने देखा होगा कि चाहे आपकी 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, एक डैशबोर्ड होता है जिसमें क्या एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो हमारी स्पीड बताता है कि हम कितने स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्पीडोमीटर कहते हैं। ये उपकरण हमें उस समय चल रहे वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है। अच्छा, ये बताता किस में है, एक माप का मात्रक तो होगा ना इसका, तो ये हमें किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बताता है,
ठीक है। उदाहरण के तौर पे स्कूटर या मोटरसाइकिल के ऊपर लगा हुआ उपकरणों का पैनल। यहाँ पे भी आपको स्पीडोमीटर का फोटो दिखाई दे रहा है और इसे आप सभी पहचानते ही होंगे। ठीक है, आगे देखें। उसी तरह कारों, बसों और अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। अब अगर हम कार, बस की भी बात करें तो उनमें भी एक बड़ा सा डैशबोर्ड या मीटर देखने को मिलता है। स्पीडोमीटर के अलावा वाहन में एक और उपकरण होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ओडोमीटर कहा जाता है। ये एक उपकरण जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, उसे ओडोमीटर के रूप में जाना जाता है। अब भाई स्पीडोमीटर का यूज क्या था? तो स्पीडोमीटर का यूज था कि किसी भी वाहन की स्पीड को देखना, है ना, स्पीड को मापना, जैसा कि उसका नाम है स्पीडो। ठीक है। अब अगर हम बात करें ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर वाहन ने कितनी दूरी तय की है, डिस्टेंस कितनी तय की है, दूरी कितनी तय की है, ये उसको बताता है। यहाँ पर आप देख रहे हो इस पिक्चर में, तो ये तो स्पीडोमीटर है, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये ओडोमीटर है। ठीक है, ओके। ये उपकरण किलोमीटर को मापता है। आमतौर पर स्पीडोमीटर डायल के भीतर किलोमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, के प्रतीक के साथ एक छोटी आयताकार खिड़की ओडोमीटर रीडिंग देती है। ठीक है, जिसे मैं अभी दिखा चुकी हूं आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको कार का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें स्पीडोमीटर और ओडोमीटर नजर आ रहे हैं। ठीक है, खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। अब खेलों के, जब खेल होते हैं ना, कोई गेम होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें जो एथलीट होते हैं, जब वो दौड़ते हैं तो क्या होता है उसमें कि वो लोग, उन लोग के बीच में ना कुछ कुछ ऐसे होते हैं, दो बराबर में जाते हैं, उनके बीच में बिल्कुल छोटे से छोटे सेकंड तक का टाइम मापा जाता है, क्योंकि आगे से उनके मिनट एक जैसे होते हैं, सेकंड के भी कुछ डिजिट एक जैसे होते हैं। तो लगभग क्या होता है, मान लो कि किसी ने हम मान लेते हैं कोई 400 मीटर या 800 मीटर की रेस थी, उसमें किसी ने उसको 3.288 पे किया। ठीक है, और कोई और था, उसने इसे 288 पे किया। ठीक है, और इसने, रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0। ठीक है, इस तरह से। तो ये देख रहे हो, ये डिजिट भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो वो इस वाले डिजिट तक जाएंगे। तो ये क्या है, ये सेकंड का 10वां 100वां हिस्सा भी हो सकता है। तो यहां तक माप सके कोई घड़ी, उसका प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। अब जो ऐतिहासिक टाइम है, पुराना, बहुत पुराना, तो हम उनको, जो 100 साल बीत चुके हैं उन्हें हम शताब्दियों में बात करते हैं, जो 10 साल बीत चुके हैं उन्हें हम दशक बोलते हैं, और जो हजारों साल हो चुका है तो उन्हें हम सहस्त्राब्दियों में मापते हैं उन समय को। ठीक है, अगर हम तारे और ग्रहों की आयु की बात करें कि इनको कैसे मापते हैं, तो ये अरबों वर्षों के होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास ग्राफ बनाना। तो पहले तो क्या होता है, जो दूरी समय ग्राफ है, इसको खींचकर किसी भी वस्तु की गति को आरेख के रूप में दर्शाया जा सकता है। कोई वस्तु जो है, कोई वाहन है या कोई भी है, वो किस प्रकार से कितनी गति करती है, इसको अगर हमें आरेख में बताना है, एक चित्र के माध्यम से बताना है, तो उसके लिए हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। दूरी समय ग्राफ दर्शाता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कैसे बदलती है। और ये हमको क्या दर्शाता है, ये हमें दर्शाता है कि किसी वस्तु ने किस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग अपनी स्थिति को परिवर्तित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ का प्रकार क्या कहलाता है, ये स्तंभ ग्राफ कहलाता है। ठीक है, ये वाला प्रकार क्या कहलाता है, स्तंभ ग्राफ कहलाता है। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो एक वृत्तारेख भी होता है जिसे पाई चित्र भी बोलते हैं। इसके अलावा दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ के द्वारा भी निरूपित किया जाता है। तो 3 तरह से ग्राफ को दर्शाया जा सकता है, एक होता है स्तंभ ग्राफ, एक पाई ग्राफ यानी कि वृत्ताकार, और एक होता है रेखा ग्राफ। ठीक है, ये देखो, वायु का संगठन दर्शाता वृत्तारेख नाइट्रोजन, यहाँ पे वृत्तारेख पाई चार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन, अन्य गैस, नाइट्रोजन दिखाया जा रहा है इसके माध्यम से, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, रेखा ग्राफ, कि किस प्रकार से बिंदु खींचने के बाद रेखाओं को मिला करके एक ग्राफ बनाया जाता है।
ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखते हैं कि ग्राफ पेपर में अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम बनाएंगे कैसे। तो देखो, एक ग्राफ पेपर लेना है, चित्र के अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए, क्षैतिज रेखा पर x डैश ओ x अंकित कीजिए, इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y o y डैश अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। x o x डैश तथा y o y डैश का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। अब क्या बोला, ग्राफ पेपर लिया हमने, बीच से एक लाइन खींची, एक लाइन हमने ऊर्ध्वाधर खींची, एक क्षैतिज खींची। अब यहाँ पे हमने x डैश o x नाम दिया, यहाँ पे y o y डैश नाम दिया। जिस जगह पे ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, O बोलेंगे। ठीक है, ये वहां का मूल बिंदु है। अब क्या करेंगे, जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं, इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। अब इनके अनुदिश हमें जो दर्शाना है हम उनको लिखते हैं। अगर यहाँ हम समय दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे हम समय लिखेंगे और यहाँ पे समय की माप रहेगी। अगर हम इस तरफ दूरी दर्शा रहे हैं तो हम यहाँ दूरी लिखेंगे और दूरी की माप होगी, और सारी चीजें इस तरफ होंगी, मतलब यहाँ ऊपर वाले भाग में होगी, क्योंकि यहाँ पर मान धनात्मक होते हैं और x के सारे मान इस तरफ पे धनात्मक होते हैं। अगर हम इस अक्ष पर जाएंगे, अगर हम इस अक्ष पर जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी x के मान होंगे ये ऋणात्मक होंगे, और अगर हम y के लिए इस अक्ष पर जाएंगे तो यहाँ y के मान क्या होंगे, वो भी ऋणात्मक होंगे। ठीक है, उस निशान को ध्यान मत दो। आई बात समझ? ठीक है, दूरी समय हम इस तरह से ले लेंगे। क्लियर है भाई? बोला करो बीच बीच में, कुछ समझ आ रहा है? कोई डाउट वाउट तो नहीं आ रही ना? यहाँ तक आ रहे हो तो बता सकते हो, है ना, क्योंकि बोल तो मैं नहीं हूं कंटिन्यू, तो आप सुन रहे हो, तो दिक्कत अगर कुछ हो तो नीचे बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं हो ना, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, सब मजा आ रहा है ना, तो वो भी बता सकते हो, नहीं नहीं मैम सब बढ़िया चल रहा है ना। तो ऐसा बोल दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, तो बोला करो थोड़ा, मुंह अपने हाथ, मुंह नहीं बोलूंगी, हाथ चला लिया करो, है ना। मुंह चलाने से क्या ही होगा, आवाज तो यहाँ तक मेरे तक आएगी नहीं, पर हाथ से चला के कमेंट लिखोगे ना तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बोला करो कुछ तो कमेंट सेक्शन में, ओके। और अगर मजा आ रहा है ना तो फटाफट से भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी तो कर दो। ठीक है, अब चलें आगे और देखें। ठीक है, अब देखो हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, किसी कार के द्वारा चली गई दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। यहाँ पे हमें एक सारणी दिया है, यहाँ पे समय है और यहाँ पे भी समय है। ठीक है, यहाँ पे समय नहीं आना चाहिए, वैसे यहाँ तो दूरी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 0 समय में दूरी 0, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। अब हमें करना क्या है, हमें इन्हें ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, इनको अपनाना है और ग्राफ बनाना है। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए। हमने ये ले लिया, OX खींच लिया, OY खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यह निश्चित कीजिए कि X अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है और Y अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। मतलब कि आप ये देख लो कि आपको दूरी कहाँ पे दर्शाना है, समय कहाँ पे दर्शाना है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया, इन्होंने कहा एक काम करो, X अक्ष के अनुदिश समय ले लो और Y अक्ष के अनुदिश क्या ले लो, दूरी दर्शा लो। ठीक है, तो हम इस अक्ष के अनुदिश लेंगे तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे और X अक्ष के समानांतर हम दूरी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ पैमाना चुन लेंगे कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को हम 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ बराबर से हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ पर माप लेंगे। ठीक है, अब देखो कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं, 1 मिनट को हम 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए। अब क्या किया, यहाँ समय लिया, यहाँ दूरी ली, 1 सेंटीमीटर में 1 ले लिया, 2 3 4 5, यहाँ पे 0 ले लिया। सेम ऐसे 0 किलोमीटर 1 2 3 4 5 ये ले लिया। अब 0 पे वो 0 चली थी, ठीक है। 1 मिनट में कैसे चली, 1 किलोमीटर, तो हम 1 मिनट पे एक लाइन खींचेंगे और 1 किलोमीटर पे भी एक लाइन खींचेंगे और जिस बिंदु पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे एक डॉट बना लेंगे। सेम ऐसी चीज हम 2 के साथ करेंगे, है ना। आप लोग डॉटेड लाइन खींचना, ऐसी लाइन मत खींचना, डॉटेड लाइन मिटाने में आसान होती है। फिर एक यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, यहाँ पे करेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 3 के साथ। लो भाई 3 गलत बन गया, ठीक है, ऐसा। और फिर हम ऐसा करेंगे, इस बिंदु पे हम क्या करेंगे, वो बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये और फिर ये, ठीक। नेक्स्ट ये और फिर ये, ठीक है, ये। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सीधी रेखा। जब हम इन सब बिंदुओं को ऐसे यहाँ से मिला देंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। सारणी के क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में ये दर्शाया गया है। तो देखो मैंने तो आपको सिखाई दिया बेटा, साथ में ऐसे आपको ब्रैकेट में लिखते भी जाना है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, हर एक पॉइंट पे आप ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है। मानों के समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानों के समुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वही जो मैं बता चुकी हूँ कि रेखा खींच के आपको बिंदु प्राप्त कर लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पश्चात y अक्ष पर क्या होगा, 1 किलोमीटर दूरी के जो भी मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। मैं लास्ट का पढ़ देती हूँ। चित्र में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदु के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। जैसे हमें ये सरल रेखा मिली, यह हमारा पूरा एक कार का समय और ग्राफ मिल गया। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो सीधी रेखा मिल रही है आपको, ये क्यों मिल रही है, क्योंकि कार जो है वो नियत गति से चल रही थी। यहां पर चाल कैसी थी इसकी, नियत चाल थी, मतलब कि एक समान गति, ठीक है, एक समान गति थी, ठीक है। तो ये एक समान गति से चल रही है क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, मतलब कितनी नियत आ रही है ना, वैल्यूज। तो ये एक समान गति कहलाती है, ठीक है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो ये संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ और हो सकती है। अगर यही वस्तु इस तरीके से ना चल के कुछ अलग तरीके से चल रही होती तो यहाँ पे हमको जो ग्राफ की आकृति होती है वो कुछ अलग ही देखने को मिल जाती। आगे देखें, ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। अब सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमें कैसे भी करके ग्राफ खींच देना चाहिए, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, वो भी जरूरी हैं। कैसी कैसी सावधानियां, प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर होना चाहिए, कितना अंतर है वो पता होना चाहिए। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। सभी जो भी मान आप चुन रहे हो उसके बीच के जो मध्यवर्ती मान है वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि 2 और 3 के बीच का मध्यवर्ती मान क्या होगा, 2.5 होगा, मतलब 2.5 होगा, ठीक है। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। अब ये नहीं कि ग्राफ आपको लंबा बनाना है, आपने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो आपको जो ग्राफ बनाना है उस ग्राफ पेपर का अधिकतम मतलब लंबा भाग लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें हम किसी बस की गति पर विचार करते हैं और बस के द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी में दर्शाया गया है। ये पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु ये ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है और हमको इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे समय है कि 8, 8:30, 9, 9:30, 10। यहाँ पर पथमापी का पाठ्यांक है कि जब वो गाड़ी पे बैठा तो इतना पाठ्यांक था, और जब वो 10 बजे देखता है तो उसका पाठ्यांक ये हो जाता है। देखो 40, 60,
80, 100 और 20, मतलब कि 20-20 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। पहले 0 किलोमीटर का, 20 का, 40 का, 60 का, 80 का, ठीक है। तो मतलब ये भी नियत बनेगा, एक सीधी रेखा में बनेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, क्योंकि छोटा बोला है उन्होंने, तो हम 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर हम आपका एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको दर्शा देंगे। 8 बजे 0 था तो 0 पे कर देंगे, 8:30 बजे 20 किलोमीटर, 9 बजे 40 किलोमीटर, 9:30 बजे 60 किलोमीटर और 10 बजे 80 किलोमीटर। जब इन सभी रेखा को मिलाएंगे तो हमें कैसी सीधी सरल रेखा मिलेगी, मतलब कि ये जो बस थी ये भी क्या नियत चाल से गति कर रही थी, ठीक है, इसकी भी एक समान गति थी। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट था ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। चैप्टर के हर छोटे छोटे पॉइंट, हर बड़े पॉइंट, हर ग्राफ, हर चित्र, हर क्रियाकलाप, सबको हमने रिवाइज कर लिया है। उम्मीद है कि आपका कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक, कुछ भी नहीं बचा होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन मन में रह जाता है, तो बेझिझक नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी टॉप कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।